हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज का जो टॉपिक देखने वाले बच्चों सबके लिए नहीं क्या खतरनाक वाला टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। लेकिन टेंशन मत लो, 3 मार्क के लिए ही आता है। प्रॉपर लॉज, केपलर्स लॉ, ये वो सब अगर नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें भी कर ली ना बच्चों तो आप लोग के लिए ना एकदम सफ़र आसान हो जाएगा। 3 मार्क फोकट के मिल जाएंगे। फोकट के नहीं, वैसे आप लोग को तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन 3 मार्क्स का सवाल है बच्चों। अगर हार्ड भी जाता है और इसके लॉज भी पढ़ लिए तो भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एमसीक्यूज में इसके फॉर्मूलेज आ जाते हैं कभी कभी, या फॉर्मूले पे बेस्ड एकदम चिल्लर वाले न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर आप ठीक से कर पाए ना तो गुरु ज़बरदस्त काम होने वाला है आप लोग के साथ। लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को। शेयर करना पड़ेगा ये वीडियो आपके भाई बहनों के साथ भी, या फिर आपके दोस्तों के साथ भी जो अभी 10th में हैं, है ना। तो इसीलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो अभी देखेंगे बच्चों ग्रेविटेशन। यार हमेशा से प्रॉब्लम आती है। देखो अगर मैं ये मार्कर है ना, इसको मैं ऐसे मान लो छोड़ता हूँ तो ये हमेशा अर्थ की तरफ ही आएगा। वाई इट इज हैपनिंग सो? वाई इट इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है ये? अर्थ की तरफ ही चीजें गिरती है। वाई इट इज हैपनिंग? ठीक है, देख लो, मान लेते हमारा अर्थ है। ओके, अब मान लो ये अर्थ पे एक पेड़ है, गरीबों का एप्पल ट्री है ये हमारे, है ना। मान लो रेड कलर से हम लोग इस पे एप्पल बता देते हैं, ठीक है ना। मान लो ये हमारा एप्पल यहां पर है। अब जब ये एप्पल जब गिरेगा पेड़ से तो ये हमेशा कहाँ गिरेगा? ऐसा बाहर आके नहीं गिरेगा, मतलब यहीं पे गिरेगा नीचे इधर साइड से, ठीक है। ऐसा अगर मान लो ये ट्री, अगर मैं इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को ठीक से समझेगा। और मान लेते हैं हम लोग ये ट्री ये अर्थ के हमारे नीचे रखते हैं, ठीक है। नीचे मीन्स इस पोजीशन पे। तो क्या लगता है आपको कहाँ पे एप्पल गिरने वाला है? बताइए मुझको, अगर बता सकते हो तो। एप्पल क्या ऐसा स्पेस में गिरेगा? यहाँ पे एप्पल ऐसा नीचे स्पेस की तरफ गिरेगा? नहीं, इट विल नॉट हैपन। इट ऑलवेज सॉरी, इट विल ऑलवेज फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। अब यहां से अर्थ का जो सेंटर है ना, इस एप्पल को क्या कर रहा है बच्चों? अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये देखो, तो ये जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है ना बच्चों, ये मान लेते ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये हमेशा कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आप लोग को याद रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले न्यूटन बाबा जब सो रहे थे, है ना, सपने में खो रहे थे, अचानक से उनके सर पे गिरता है एक एप्पल, है ना। क्या गिरता है बच्चों? एप्पल गिरता है। आप लोग में से बहुत लोगों का मानना होगा ना कि यार ट्री गिर जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अगर ट्री गिर जाता तो कोई और इसका आविष्कार कर लेता। बिकॉज जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो देखो, एप्पल उनके सर पे गिरता, अब चुपचाप से उन्होंने क्या करना चाहिए था? खा लेना चाहिए था उसको, है ना। भाई खा लेते हैं और क्या करते हैं, और मस्त अच्छे से सो जाते हैं, है ना। फ्रूट खाने से मतलब थोड़ी देर के बाद उनको अच्छी भूख भी लगती। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है क्या? दिमाग चलाया और उन्होंने बोला यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? ये एप्पल ऐसे ऊपर उड़ते उड़ते हवा में से अप एंड अवे क्यों नहीं हो गया? ये उनके दिमाग में चीज़ आई। अब ये चीज़ें नॉर्मल इंसान को नहीं आती है, तो कुछ ही लेजेंड्स होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसी से होती है न्यू न्यू डिस्कवरीज, ठीक है। तो आप भी अपने आप से क्वेश्चन किया करें, लेकिन इतने भी क्वेश्चन ना किया करें कि आप लोगों को क्वेश्चन कुमार बोला, मतलब ऐसा बोलना स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन कुमार कैसे हो। लेकिन क्वेश्चन करना और रिसर्च माइंड रखना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब क्यों हो रहा था? अर्थ की तरफ ही कोई भी चीज़ क्यों गिरते चले जाती है? इसका एक सिंपल सा उत्तर है, अ फोर्स, एक टाइप का फोर्स अर्थ क्या करती है? बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स पर एक्सर्ट करती है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एवरी ऑब्जेक्ट, है ना,
every object attracts, क्या करेगा? attracts every other object, नॉट ओनली पृथ्वी वगैरह, लेकिन हर दो छोटे कंचे भी रख दो ना मैं यहाँ पे, दो कंचे, उनमें भी क्या होगा? एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल इसलिए लगता है क्योंकि अर्थ जैसी बड़ी बॉडी के वो कांटेक्ट में है, इसलिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ही नहीं है, बेचारा छोटू सा है। जैसे ऐसा समझ लो कि कोई XYZ आदमी और दुनिया का रिचेस्ट आदमी, दोनों की दौलत में कोई कंपैरिजन कर सकते हैं क्या हम लोग? बस वैसे ही एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स, वाह बन गया ये, अच्छा ठीक है, और एक बहुत ही छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो ये दोनों भी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इवन अगर मैं रख दूं दो कंचे तो भी उनके बीच में होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो देखो, एवरी ऑब्जेक्ट attracts every other object with a force of attraction। कौन सा फोर्स होता है बच्चों? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? दिख रहा? अरे दिख रहा, हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और समझा कि नहीं? शायद समझ गया होगा तुम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम देखें तो यही चैप्टर ना हमारे एग्जाम में हमारी ढाक की टिकी करता है, लेकिन ये हमारी ढाक की टिकी नहीं होनी चाहिए, और हमने इस चैप्टर को बोलना चाहिए ये 2.5 किलो का पेन जब ग्रेविटेशनल बुक पे पढ़ेगा तो चैप्टर उठेगा नहीं, याद हो जाएगा। ऐसा हम लोग करके बता सकते हैं इस चीज को, है ना। तो इतना अच्छा कर लेंगे हम लोग इस चैप्टर को कि यार टेंशन ही ना हो, है ना। अब देखते हैं, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तुम लोग को, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग को समझ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है? बड़े अट्रैक्टिव फोर्सेस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होने दो थोड़ा अट्रैक्शन, है ना, खींचेंगे ना एक में एक को, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, मान लो हम दो कंचे रखते हैं इस यूनिवर्स में, ठीक है। एक यूनिवर्स है जहाँ पे कोई भी बड़ा सा प्लेनेट नहीं है, और मान लो तुम मेरे छोटे भाई लोग, मेरी छोटी बहन लोग हैं, है ना, जो जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं वो भी मेरे साथ में चल रहे हैं स्पेस में। सभी को नहीं क्या एकदम बोलते नहीं क्या फ्री ऑक्सीजन वगैरह सब लेने की सुपर पावर है मान लेते तुम लोग के पास, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग स्पेस में जाके देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया भैया, दो कंचे रख दिए, कंचा ए, कंचा बी। अरे इसको अंदर क्यों लिखे फिर सर, है ना, इसको क्यों बाहर निकाल दिया? ए को भी अंदर लिखे, ठीक है, आप लोग की मर्जी के हिसाब से काम करेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों को कहाँ रख दिया बच्चों? हमने कहीं तो रखा सर, ये तो स्पेस में है ना, फिर ग्राउंड में शैडो कैसे बन रही है वो भी, आप लोग बहुत रिसर्चर्स है ना यार, आप लोग सब देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कंचा ए कंचा बी, है ना, दो मार्बल्स हैं। अब मान लेते कंचा ए जो है इसका मास है m1, और जो कंचा बी है ना इसका मास है m2, है ना, m1 और m2। और मान लेते दोनों में दूरियां हैं थोड़ी सी, ये दूरियां इन कंचों की दूरियां। अब देखो ये दूरियां हो गई। अब ये दूरियों को हम नापते हैं एक डिस्टेंस से, जिसको हम बोलेंगे d, ठीक है। ये दोनों कंचों के बीच का नहीं क्या अंतर है, मतलब दूरी है, कितना दूरी पे रखा है, किती लांब ठेवलेले आहे हे दोन कंचे, ठीक है। कंचे म्हणजे गोटे आपण म्हणतो आपण त्याला, है ना, तो ये कितना दूर रखा है, राइट। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना हमारी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दोनों सेम है ना, थोड़े से डिफरेंस है उनमें, ठीक है। ये हम आगे देखने वाले हैं। मान लेते ये हमारे कंचे हमने रख दिए। अब ये दोनों का मास m1 है, m2 है, और इनका बीच का डिस्टेंस ना d से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेट लिखेंगे इसको, लेट m1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ
ए, क्या m1 क्या है, मास ऑफ ए, और m2 क्या है, मास ऑफ बी। ठीक है, m2 है मास ऑफ बी, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। देखो लैंडमार्क्स पर ध्यान दो, एक्सप्रेशन बहुत इजी होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओबीजे मीन्स हम लोग लिख रहे हैं यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होगा, देखो चमत्कार होगा ताऊ। क्या होगा, अरे चमत्कार होगा, बिकॉज ग्रेविटेशन इज अ बैड मैन, है ना। लेकिन इसको धोने के लिए आएगा एक हमारा गुड मैन, हे हाँ, करण अर्जुन वाला। हाँ, तो देखो अभी आगे आगे क्या होता है। तो अब देखो, अब हमने क्या किया, अब देयरफॉर फोर्स इज गिवन बाय, देखो फोर्स, जो फोर्स है ना, फोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देयरफॉर जो फोर्स है इसका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। लेट मानते हैं हम लोग इसको फर्स्ट नंबर, मतलब हमारा ये लैंडमार्क नंबर 1 लगा देते हैं, ठीक है। लैंडमार्क मतलब इक्वेशन भी बोल सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली इक्वेशन नहीं बन रही है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्योंकि बीच में ये वाली साइन है उधर, अल्फा की साइन है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दर्शाती है, ठीक है। सेक ऑल्सो यही जो फोर्स है ना F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर मतलब मान लो ये दोनों के बीच के गैप का मैं अगर स्क्वायर लूं, तो जितना ये गैप बढ़ेगा उतना फोर्स कम होते जाएगा, मतलब इनमें इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग 2 दे देते हैं। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड देखो, अरे भैया ये सेम है, तो हम लोग इसका रेशियो ले सकते हैं, मतलब इसको डायरेक्ट एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, ठीक है। देयरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। कंबाइन कर दिया बस मैंने दोनों को, ठीक है, क्या किया, कंबाइन कर दिया, देखो दोनों को कंबाइन कर दिया, है ना, मीन्स यूनिटी स्ट्रेंथ कंबाइन हो गया। अब ये और ज्यादा पावरफुल बनने वाले हैं, ठीक है। अब अपने को ये वाला साइन निकालना है ना, अल्फा को निकालना है, तो इक्वल्स टू लेके आना है। तो देखो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर G क्या है, तो G माने जीनियस, G माने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो लास्ट में जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं ना, उसके ऊपर ही ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, लाइफ में मूव ऑन करना बहुत जरूरी होता है ना। तो ये हमारा व्हाट इज मीन बाय G ओवर हियर, वेयर G होता है कांस्टेंट बच्चों। हमने नहीं किया, ये साइन रिमूव किया ना अल्फा का, तो जब भी अल्फा को रिमूव करके हम लोग कोई इक्वल टू का साइन लेके आ रहे हैं, तो वहां पे एक कांस्टेंट लेना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कोई भी नहीं कर रहा, तुम अपने मन से नहीं कर सकते तुम कुछ, ठीक है, तुमको कुछ ना कुछ उधर पे फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब G मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे G वेयर G इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है बच्चों, G इज इक्वल्स टू 6.67, 3 भी आता है लेकिन वो स्किप कर रहे हैं हम लोग, इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन। देखो कितना इजीली हो गया। इसका मतलब क्या है, व्हेन एवरी ऑब्जेक्ट, सॉरी व्हेन नहीं बोलेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है,
every object in the universe attracts every other object with a force, and that force is directly proportional to product of masses of the two objects and inversely proportional to square of distance between them. क्या? Square of distance between them. और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देखो पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग लेके आ गए इसको. देखो दिख रहा होगा शायद आप लोग को. अगर दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं तो मैं और जूम कर सकता हूँ इसको. इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देखो पूरा का पूरा बोर्ड पे आप लोग देख सकते हो, लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो हमने स्टेटमेंट देख लिया कि एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other object with a force, and this force is directly proportional to, मतलब directly dependent on product of masses of two object and inversely proportional to square of distance between them. ये हमेशा याद रखें. इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हम लोग. मान लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ मान लेते हैं ये अर्थ है, सॉरी अर्थ नहीं, ये तो मूव हो गया है ना. मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना. देखो ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है. बहुत चला था मीमा ये बीच में, है कि नहीं? बताना जरूरी है. देखिए 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 ये हमारी अर्थ है. इतना ज़्यादा पेंटिंग बहुत हो गया, लेकिन चलो ठीक है और पूरा ही कर लेते हैं. इससे अच्छा तो शेप में इंट्रोड्यूस कर देता है इसमें. अर्थ से ज़्यादा मून लग रहा है सर. वाइट कलर की कौन सी अर्थ है? जस्ट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. चलो एक काम करते हैं, इसको शेप ही बना देते हैं ना. अरे ओह, मैंने तो शेप सिलेक्ट कर लिया. हाँ देखते हैं, चलो शेप लगाएंगे इसमें. हमारा ये वाला शेप लगाते हैं. ठीक है, हमारी अर्थ है. ठीक है, इसका पेंट वाला ऑप्शन देखते हैं कुछ. हाँ अब तो बहुत ही भारी लग रही है अर्थ हमारी, है कि नहीं? थोड़ा और ब्लू करते हैं इसको. ये ऐसी वाली ठीक रहेगी कि नाइट वाली बताएंगे? चलो ये वाले दिखाते हैं. ठीक है, ठीक है. देखो ये पूरा गोल घूम सकता है यहाँ पे. ठीक है, ये हमारा अर्थ है. ओके, ये आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे. दिख रहा है? ये हमारी अर्थ है, ऐसी घूम रही है. अब मान लेते हैं इसके पास हम क्या करते हैं, एक एस्टेरॉइड लेके आते हैं. अब ये एस्टेरॉइड मुझको बताना कब ज्यादा जोर से टकराएगा. एस्टेरॉइड के लिए कोई शेप है क्या? ठीक है, चलो कोई नहीं, ओवल शेप लगा, स्फेरिकली शेप लगाते हैं. लेकिन अब देखिए ये हमारे अर्थ का चांद बना लेते हैं इसको. चलो कोई बात नहीं, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा. अब देखो, अब देखिए ये चांद को हमने अर्थ के आसपास ला लिया. ठीक है, अब ये जो मून है, ये जो मून है बच्चों, अरे हाँ, ये जो मून है, ये अर्थ का सेंटर और इसका सेंटर क्या होता है? एक में के ऊपर मींस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं. थोड़ा सा रेड मार्कर से दिखाना पड़ेगा, विजिबल भी होना चाहिए. देखो ये इसको, इनके बीच में अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब देखो जब ये इसके सामने से ऐसा रोटेट करता है, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है. देखो दिख रहा होगा आपको रिवॉल्व करते हुए, है ना? अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपन जस्ट कोशिश कर रहे हैं इसको रिवॉल्व करते दिखाने की. या फिर जब कोई एस्टेरॉइड, मान लेते हैं ये हमारा एस्टेरॉइड है. ठीक है, ये अर्थ से दूर है, तो दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा है? वीक. और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है बच्चों? वीकेस्ट फोर्स है. कैसा है? इट इज अ लॉन्ग रेंज बट वीकेस्ट फोर्स. आपको ये भी बात याद रखनी होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है, ये है वीकेस्ट फोर्स. तो जब ये एस्टेरॉइड अर्थ के पास रहेगा, जब उनका
जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, और जब भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कम हो जाएगा। तो यही सीन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। अच्छा, ये चीज़ मास पे भी डिपेंड करती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का मास होगा, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना कम ऑब्जेक्ट का मास उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रेडियस नहीं बोलेंगे, जितना दो ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा गैप होगा या फिर डिस्टेंस होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होगा। इसीलिए अर्थ जब सन के पास जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स फास्ट हो जाता है, और फिर जैसे सन से दूर जाती है तो वैसे धीरे 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 स्लो होते जाता है सब मामला। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, शायद मेरी तरफ से मैंने अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं, अब इसके बाद जो चीज़ है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड हम लोग पहले क्या करेंगे, टॉपिक्स खत्म कर देते हैं ताकि आप लोग को ठीक से सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको सर्कुलर मोशन क्या रहता है वो सब बताऊंगा। ठीक है, अब देखो केपलर्स लॉ, हम लोग क्या देख रहे हैं, केपलर्स लॉ, है ना। तो अब नेक्स्ट चीज क्या है, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या देख रहे हैं, केपलर्स लॉ। अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या बोलता है, देखते हैं बेटा, है ना। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब देखो हम लोग वापस से प्लैनेट्स को और वो लेके आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे शेप्स लेके आते हैं हम लोग। इस बार 2D शेप्स ही लेते हैं क्योंकि 3D शेप कैसा है देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ब्लू कलर की हमारी अर्थ है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मूव करना पड़ेगा इसको अपने को धीरे से। ऐसा मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। ठीक है, छोटी सी अर्थ है। ठीक है, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। ये हमारी छोटी सी अर्थ है। देखिए छोटा बना दिया मैंने इसको, ये यहाँ पर कहीं है। ठीक है, अब यही अर्थ के सामने एक बड़ा सा येलो कलर का हम गोला रख देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सन बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसको भी थोड़ा छोटा बना देंगे ताकि स्क्रीन पे तो बैठ जाए, तो क्या होगा आप लोग को समझेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, ये हमारा सन है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अरे ये तो सॉलिड लाइन है ना, इसको थोड़ा सा, हाँ चलो इसको हम क्या करते हैं उसी से देख लेते हैं हम लोग। ऑर्बिट इसका ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो ये अर्थ जो है ना चक्कर लगा रहा है किसके, सन के, जो कि लगाता ही है हमेशा। देखो सन के ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब ये जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ना बच्चों, ये जो अंडे के जैसा ऑर्बिट दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो अंडे जैसा ऑर्बिट लग रहा है, ठीक है, ये अंडे जैसा आपको जो ऑर्बिट दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एलिप्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एलिप्स। एलिप्स मीन्स क्या होता है, एक अंडाकार ऑर्बिट होता है। ये क्या होता है, अंडाकार ऑर्बिट होता है। ठीक है, और इसी से क्या होगा, हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ आएगा। अरे हमारी अर्थ और सन दोनों गायब हो गए, वापस लेके आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हम क्रिएटर्स हैं अभी फिलहाल। हम क्रिएटर्स हैं तो हम चीज़ें वापस क्रिएट भी कर सकते हैं। देखो ठीक है, इसको एक और लेके आना है।
तो ये हमारी क्या होगी, अंडाकार ऑर्बिट में। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि भाई जो अर्थ है ना, ये किसके फॉर्म में जो है चक्कर लगाती है। अर्थ जो है ये सन के चक्कर लगाती है एक एलिप्सॉइड में, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट में। किस फॉर्म में चक्कर लगाती है बच्चों, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब क्या होता है बच्चों, एक अंडाकार ऑर्बिट में। कौन से वाले, अंडाकार ऑर्बिट में जो अर्थ है इसके चक्कर लगाएगी। देखो ये मैं बता दे रहा हूं आपको, ये और सन जो है वन ऑफ द फोसाई पे रहता है इसके, ठीक है। फोसाई मीन्स आपको पता होगा, फोसाई मतलब होता है, देखो एक एलिप्स में ना दो फोकस होते हैं। फोसाई मीन्स क्या होता है, सिंपल एक छोर उसका, ठीक है। अब मान लो ये एलिप्स है, ये फोकस, ये इसका फर्स्ट फोसाई रहेगा, ये इसका सेकंड फोसाई रहेगा। फोसाई बोलो या फोकाई बोलो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो केपलर्स लॉ उसको क्या बोलते हैं, देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है केपलर का, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बच्चों, फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ ये क्या बोलता है, ये बोलता है अर्थ revolves around the sun. Earth revolve around the sun in an elliptical orbit. कौन सा, elliptical orbit with sun at one foci. देखो with sun at one foci, with sun at one foci, फोकाई बोलो फोसाई बोलो, आप लोग को जो बोलना है बोलो, ठीक है। विथ सन एट वन फोसाई, दिख रहा है ना आपको, एकदम एकदम इलिप्टिकल, अरे इलिप्स भग रहा है, इलिप्स देखो अच्छे से, है ना, विथ सन एट वन फोसाई। सेकेंड लॉ बोलता है, मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, अभी देखो व्हाइट मार्कर से आपको दिखेगा, मान लेते हैं ये जो अर्थ है और सन के बीच में एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मीन्स मान लेते हैं कि एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो सन को और अर्थ को जोड़ रही है, ठीक है। और मान लेते हैं हमारा जो अर्थ है ये इनिशियली एक पोजीशन जिसको हम बोल रहे हैं ए पर है, ठीक है। अब मान लेते हैं टी जितने टाइम में ए से ना, देखो ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये व्हाइट लाइन को एक्सटेंड करके ए से मान लो अर्थ जो है ये बी तक मूव हुई। मान लेते सन का सेंटर है ओ, ठीक है। सन का सेंटर हम क्या कर रहे हैं, ओ कंसिडर कर रहे हैं, ब्लैक पेन से कर देते हैं उसको ताकि आप लोग को विजिबल रहेगा। मान लेते हैं सन का सेंटर क्या है, हमारे ओ। अब जब अर्थ मूव ऑन होगी, ठीक है, इस पोजीशन से मान लेते अर्थ क्या करी, इतने पोजीशन तक मूव की, ठीक है। तो ये जो एरिया रहेगा ना बच्चा, देखो ये जो शेडिंग करके, मतलब मैं एक नॉर्मल इस पे बता रहा हूँ, ये एरिया दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये एरिया। तो जो एरिया ऑफ ए ओ बी है विच इज इक्वल्स टू, अब मान लेते अर्थ का जो फाइनल एक और पोजीशन है, फाइनल पोजीशन बोल देते हैं उसको, ठीक है। एक और मैं अर्थ यहाँ पे बना लेता हूँ, और तो ऐसे बना रहे हो सर जैसे कि भाजी पाला है ना, गाजर का हलवा बना रहे सर हम, कोई बात नहीं, एक छोटी अर्थ और बना लेते। मान लेते हमारा अर्थ का पोजीशन कुछ यहाँ है ना, ठीक है। अर्थ ने क्या किया, ये पोजीशन तक ट्रैवल किया। मान लेते इसका इनिशियल वेक्टर कुछ यहाँ मान लेते सी है, और जब अर्थ ने यहां से डी तक, इसके लिए टाइम कितना लगा था बच्चों, टी जितना टाइम। ओ अरे ये कहां से आ गया, एक सेकेंड। मान लेते अर्थ को कितना टाइम लगा, यहां पर भी कितना टाइम लगा था बच्चों, टी जितना टाइम लगा था, ठीक है। अब यहां से यहां तक भी जाने के लिए अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, टी, ठीक है। एक्चुअली ये सन सेंटर में दिख रहा है लेकिन उसने यहां रहना चाहिए था, ठीक है। तो देखो अब ये जो एरिया है, ओके, तो ये एरिया जो है, एरिया
ऑफ COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है, एरिया ऑफ COD इज इक्वल, सॉरी, एरिया ऑफ AOB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ COD। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है बच्चों, सेकेंड लॉ बोल रहा है कि भाई लाइन जॉइनिंग द सन एंड अर्थ स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इक्वल एरिया इक्वल टाइम में क्या होगा, वहां पे स्वीप किया जाएगा उस लाइन, जो लाइन है जो अर्थ और सन को जोड़ रही है, इमेजिनरी जैसे स्केल पट्टी लेके खड़े, अपन मीटर पट्टी लेके ऐसा रास्ता बनाते हुए चलते हैं क्या, फिर ऐसा घुमाएंगे उसको, ऐसा नहीं, ये इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्वीप करेगा। तो केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है, केपलर्स सेकेंड लॉ ये क्या बोलेगा बच्चों, लाइन जॉइनिंग सन एंड अर्थ sweeps equal area in equal interval of time। मान लेते ना यहां से यहां ट्रैवल करने के लिए अर्थ को लगा था समझो, मान लेते 2 महीने, और यहां से यहां ट्रैवल करने के लिए भी लगे थे 2 महीने, तो अगर टाइम इक्वल है तो एरिया भी क्या होने वाला है, इक्वल ही स्वीप होगा। अब आपको एक बात और पता रहनी चाहिए कि अर्थ की स्पीड जो है ना ये कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, अर्थ की जो स्पीड है इट इज नेवर कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है, नियर सन, सन के पास जब हम जाएंगे तो नियर सन इट इज कैसी होगी बच्चों, फास्टर, है ना, और फार अवे, फार जब जाएगी सन के तो ये कैसी होगी, स्लोअर, ये होगी स्लोअर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब इक्वल इंटरवल में जब भी अर्थ जो है ट्रैवल करेगी तो हमेशा वो क्या करेगी, इक्वल ही एरिया स्वीप करेगी, ठीक है, जो लाइन है। तो ये किससे अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग, लाइन जॉइनिंग अर्थ एंड द सन, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसी स्केल पट्टी से हम लोग नहीं खींच रहे हैं इसको, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई, थर्ड लॉ क्या बोल रहे हैं बच्चों, हम लोग थर्ड लॉ के बारे में देख रहे हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, अरे भैया लोग, थर्ड लॉ बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट, क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टाइम इज directly proportional to cube of distance between earth and sun। ठीक है, क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगर इसको सही से याद रखना है तो कैसा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये याद रखें, ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखें, ओके। अब देखते हैं
इसी का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अब अगर मुझको ये करना है, इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालना है, देयरफॉर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब। एक कांस्टेंट ले लिया मैंने, और ये मतलब वेर के इज व्हाट इज के जो है ये कांस्टेंट होता है। और अगर मैं इस के की वैल्यू निकालना है मुझको, तो कैसी आएगी, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू, देखो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। और हमेशा टाइम पीरियड का स्क्वायर और क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये हमेशा कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट ही होता है हर पॉइंट पे, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी का जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलो या असलरेशन बोलो, है ना, आप लोग को जैसा ठीक लगे, है नहीं। ग्रेविटेशनल असलरेशन। अब ग्रेविटेशनल असलरेशन या फिर एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन हम लोग ने देखा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यानी डिफरेंस इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जब हम डिफरेंस लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उनके टाइम से, है ना, टाइम से मतलब टाइम के हिसाब से कैसे वेलोसिटी चेंज होती है। पर गाड़ी पे बैठते हैं हम लोग, वो बाजू में देखो व्रूम व्रूम करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना, समय के हिसाब से वेलोसिटी को चेंज करना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी इट इज एक्सेलरेशन। और जब भी ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम लोग को सीखना है। अब देखो वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, है ना, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छे से इसको स्टडी करेंगे पहले तो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है नहीं। हमारा चैप्टर जो था ये है, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो मास और एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे जो A है, ग्रेविटी चल रही है ना, तो ग्रेविटी के हिसाब से F क्या हो जाएगा बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस G इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज दिस G इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। इसलिए हमने A के बदले G लिखा, स्मॉल g लिखा, ठीक है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, आगे हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ तक लेके जाते हैं, फिर इसको पेन से देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है आगे। मान लेते हैं इसको इक्वेशन क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग 1 दे देते हैं। क्या कर रहे हैं, 1 फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं इसको, ठीक है। अब ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। अब अपन पिछले एपिसोड में मैं आपको ये बताना भूल गया था कि भाई जब कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की बात होती है तब हम फॉर्मूला लेते हैं G m1 m2 बाय डी स्क्वायर। लेकिन जब होती है प्लैनेट और किसी ऑब्जेक्ट की बात, है ना, तो क्या होता है, प्लैनेट और ऑब्जेक्ट के समय जो m होता है ना बच्चों, कैपिटल M, ये होता है मास ऑफ अर्थ। ये वैल्यूज आप लोग ने ठीक से याद रखनी है, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है बच्चों 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। हम लोग कैपिटल G का वैल्यू लिख रहे थे, ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। और जो R होता है ना बच्चों हमारा,
कैपिटल आर लिख लेंगे हम लोग मोस्टली, क्योंकि हाइट नहीं है यहाँ पे। तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ। और इसका भी एक फिक्स वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, यानी 6400 किलोमीटर जितना। ठीक है, अब हमारा हम लोग फॉर्मूला चालू करते हैं वापस से। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले ये बता दिया। अब देखो हमारे लॉ के हिसाब से वी नो F कितना होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। मानते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, मास, कोई भी एक XYZ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू, देखो लिखना कैसे आपको, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। F क्या होता है, G M स्मॉल m बाय R स्क्वायर। ओके, G M बाय R स्क्वायर। इसको डाल देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, देयरफॉर mg इज इक्वल्स टू gmm बाय आर स्क्वायर। ये हमको कहां से मिला, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर अब देखते हैं इसको, mm क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे बच्चों, है ना। और mm कट होने के बाद में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर स्मॉल g की वैल्यू हमको मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। और ये पूरे के पूरे कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वेयर g इज इक्वल्स टू, आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, लेकिन क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको m पता है जो कि मास ऑफ अर्थ होता है, वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। और आपको r भी पता है जो कि होता है 6.4 इंटू 10⁻6, लेकिन मीटर, या फिर 6400 किलोमीटर। ये एक आप चीज़ें याद रख सकते हो। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये एक्सप्रेशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग ने देख लिया कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। जब भी आप लोग वो पूरी वैल्यूज पुटअप करेंगे ना, आपको एक मिलेगा वैल्यू जो कि होता है 9.8, लेकिन अब इसका यूनिट क्या रखेंगे, मतलब 9.77 के आसपास होता है, लेकिन इसको 9.8 हम लोग ओवरऑल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कीप इन माइंड। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब डिस्टेंस ऑफ अर्थ से अगर ऑब्जेक्ट दूर या अर्थ के भीतर जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे डिफर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
हाउ वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसको, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देख लिया हमने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं इसमें, आप देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी। तो सबसे पहला है विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, कि भाई हाइट के अकॉर्डिंगली अगर चला तो जी कैसे वैरी करेगा। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये उसका रेडियस है कैपिटल आर, ओके। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट किस इस हाइट पर गया है, ठीक है। ये हमारा ये बिंदु है ना, ये ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत बड़ी दिख रही है वो चीज़। और ये एक हाइट तक हम लेके गए उसको, इस ऑब्जेक्ट का मास था m, ठीक है। अब जैसे अब इसमें क्या हो गया, मान लेते हैं ये पूरी की पूरी हाइट को हम, ये पूरे के पूरे डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एज हाइट इंक्रीजेस, एज ऑब्जेक्ट गोज into the space, या फिर as the distance between earth and object increases, the value of acceleration due to gravity also decreases, not increases, okay। as value of g as value of r या फिर value of r plus h, ये r क्या है हमारा, r प्लस h, कैपिटल R प्लस स्मॉल h। तो जैसे जैसे इनकी वैल्यू जो है ना बच्चों बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, इनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी क्या होगा, कम कम होते जाएगा। तो एज डिस्टेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम अर्थ। जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ जो है इंक्रीज हो रहा है, या अपर एरो मतलब क्या बता रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस लिख देता हूं मैं यहां पे, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। जो वैल्यू ऑफ जी जो है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे तुम लोग अर्थ से दूर जाओगे, तुम लोग देखा है ना एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कम कम होता चल जाएगा, और इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसका डिक्रीज होने वाला है। और अपन ने तो देखा था जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम 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 होता जाएगा, ठीक है। ये है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ऑन द सरफेस में कंसिडर करूं तो क्या होता है, ठीक है। ऑन सरफेस ऑफ, ऑन द, देखो फास्ट है ये, वन शॉट वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देखते हैं अभी, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी जो है ना बच्चों सरफेस के ऊपर, ये हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, है। सरफेस पर नहीं, क्या जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा ज़्यादा। और क्योंकि हम लोग अर्थ के बहुत नज़दीक है, इस वजह से जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन स्टिल आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि जो है ना, जो वैल्यू ऑफ जी है ये कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम होता है। फिर भी हम लोग अगर अर्थ के सरफेस पे भग रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो इक्वेटर और पोल तो होते ही हैं अर्थ के ऊपर, है ना। तो देखो ये हमारी अर्थ एग्जैक्ट भी स्फेरिकल नहीं होती है, ये सेंटर है, और ये देख लेते हैं, इसको हम इक्वेटर बोलेंगे। तो थोड़ा एक मिनट अपन स्फीयर ही लेते हैं ना यहाँ से, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, फिर आप लोग को ठीक से समझ में आ जाएगा। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये देखिए हमारी ये अर्थ है। अब ये अर्थ एग्जैक्ट, सॉरी एक मिनट,
इसको डिलीट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को वो बताना है ना। हाँ, ये वाला शेप लेंगे हम लोग। ये हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखती है, एग्जैक्ट भी स्फीयरिकल नहीं होती है बच्चों, एग्जैक्ट भी स्फीयरिकल नहीं होती है, पोल्स की तरफ से थोड़ी सी ऐसी इन्फ्लेटेड होती है, ठीक है। तो पोल्स के पास में ना अर्थ जो है ये ऐसी फ्लैटर होती है, और इक्वेटर के पास क्या होती है, बल्ज करती है, ठीक है। ओके, हाँ, इसको ब्लू कलर से नापते हैं और इसकी आउटलाइन थोड़ी चेंज कर देते हैं, इसको भी ब्लू कर देते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैक कर देते हैं। चलिए, ब्लैक तो दिखिएगा नहीं बट बोर्ड पे। ओके, दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो, येलो कलर से दिखा रहा हूँ। अब देखो, ये हमारे अर्थ का सेंटर है, ओके, अर्थ का सेंटर है, मान लेते हैं ये है, ये पोल है। एग्जैक्ट ऐसा सीधा नहीं होता है पोल, मतलब हमारे अर्थ का एक्सिस ऐसा होता है, बट मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ जस्ट। ये दूसरा पोल है, ठीक है। वाइट कलर से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटर को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे अर्थ का इक्वेटर है, ठीक है, और ये है अर्थ का पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस। तो देखो, ये जो इसको हम मार्क कर लेते हैं, चलो R1, और ये जो है ये वाला, इसको हम मार्क कर लेते हैं, मान लेते हैं R2। देखो, R1 की वैल्यू जो है ना, R1 जो है ये क्या है, ये छोटा है एज कंपेयर टू R2। और हमने बोला था ना कि जैसे जैसे अर्थ जो है या फिर ऑब्जेक्ट जो है इक्वेटर के पास जाएगा, एट इक्वेटर, तो क्या होगा, R इंक्रीजेस, मतलब R की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर G जो है डिक्रीजेस, ठीक है। R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है ना, बल्जिंग की वजह से क्या हो रहा है, दूरी थोड़ी सी बढ़ जा रही है, तो इस वजह से इनवर्स रिलेशन है दोनों में, ठीक है। G और R का इनवर्स रिलेशन है, तो R कम हुआ मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कम हुआ तो G का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर R ज़्यादा हो गया तो G का वैल्यू कम हो जाएगा, इसीलिए। और एट पोल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोल्स, है ना, जो पोल्स है यहाँ पे भी अगर R पोल्स के पास R जो है कम होता है, देयरफॉर G का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है ना, ये बड़ी नेग्लिजिबल सी होती है, मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद इसको मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है ना, तो आप लोग बिंदास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ें दिखाता हूँ। विथ डेप्थ, थर्ड हमारी क्या है पॉसिबिलिटी, वेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ। पिछले इसमें क्या बोला था हमने, एज हाइट इंक्रीजेस, तो भैया क्या इंक्रीजेस, कुछ नहीं, G डिक्रीजेस, कुछ इंक्रीज नहीं होता है। हाइट अगर इंक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है अर्थ से, तो G की वैल्यू कम हो रही है। ये बड़ा आसान सा है, ठीक है, बहुत आसान है। और अब अर्थ पे तो ये कांस्टेंट रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाएगा, तो वैसे वैसे इक्वेटर का बल्ज बड़ा होता है, मतलब ऐसा दूर जा रहा है ना, सेंटर से इक्वेटर का सरफेस दूर है एज कंपेयर टू पोल्स, देयरफॉर इक्वेटर पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होगी, और पोल्स पे होगी ये चीज मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद विथ डेप्थ, डेप्थ के साथ में इसका क्या रिलेशन है। अब आप लोग को बोलना चाहिए था, सर डेप्थ में जा रहा है ऑब्जेक्ट, अब तो इसने बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ होता नहीं है ना। लाइफ में डंडे हो रखे हैं कि नहीं, देखो, ठीक है। अब देखो, ये मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे ये आउटलाइन देख लेते, इसकी ब्लैक कर देते फिर से, ठीक है। अरे हाँ, इसका फिलिंग ब्लू करते हैं। अब देखो कि भाई जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, मतलब देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसने खोद कर सीधा कहाँ जाना स्टार्ट कर दिया, नीचे सेंटर ऑफ अर्थ के पास में। देखो, सेंटर एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे R का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसके हिसाब से हाइपोथेटिकली क्या होना चाहिए था, जो G है, G का वैल्यू बढ़ना चाहिए था जैसे जैसे तुम खोदते जाओगे नीचे ज़मीन में, है ना।
तो जी का वैल्यू क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन यहां पे भी जो जी वैल्यू एज एज डेप्थ जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, जो जी है हमारा डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस प्लैनेट देता है, जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है, वो भी वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते चले जाता है, एम्प्टीनेस आती है नीचे। और एक बार आप कोर के पहले जाओगे ना, तो आपको भी वहाँ पे भी वेटलेसनेस महसूस होगा, ठीक है। वाई वेटलेसनेस, टेक्स्ट बुक में बड़ा अच्छा सेंटेंस है इससे रिलेटेड। अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो आप लोग बिंदास देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो, ऐसा अर्थ का पार्ट, द पार्ट ऑफ अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे तुम लोग अर्थ के नीचे जाओगे ना, तो ये चीज़ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिसकी वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, ये भी जैसे जैसे आप लोग सेंटर की तरफ जाओगे ना, तो वैसे वैसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये आप लोग को हायर स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में, और नहीं भी आ गया तो आप लोग बिंदास एक कमेंट डाल दो, कमेंट डाल सकते हो। और कमेंट डालने के बाद क्या करना है आपको, अरे बोलना क्या चीज़ है वो जिसकी वजह से होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का मिलता है। तो जैसे जैसे हम लोग सेंटर में जाएंगे तो क्या होता है, एक टाइप का वॉइड्स आते हैं वहाँ पे। मतलब माना जाता है ऐसा कि अर्थ के सेंटर के पहले जो कोर है अर्थ के, तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे मास ना के बराबर हो जाता है। मतलब अर्थ का बाहर जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो चीज़ें कम होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा हाइपोथेटिक्स है, मतलब कोई अभी तक खोद खोद के सीधे अर्थ के सेंटर तक नहीं गया। लेकिन अगर आपको ठीक से पता करना है ना, एक कोर बोल के, द कोर बोल के मूवी थी, वो आप लोग एक बार ज़रूर देखें, तो आपको उसमें का साइंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है, जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी इनवर्स काम ही चल रहा है। अब अगर वैसे तो आपका मास और वेट वाला टॉपिक जो है ना बच्चों, ये कैंसल्ड है, लेकिन स्टिल हमको फिर भी ये क्या करना है, ठीक से समझ लेना है, ओके। अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज को। अब देखते हैं मास और वेट क्या होता है। ठीक है, मास एंड वेट। मास क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। हमेशा मास और वेट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर। अब ये चीज़ कैंसल्ड थी प्रीवियस सिलेबस में भी, प्रीवियस ईयर भी और इस ईयर भी, लेकिन स्टिल अपन इसको कर लेते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, वेट क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय। ये होगा एक टाइप का फोर्स, कौन एक्सर्ट कर रहा है। देखो वेट क्या होगा, वेट होगा ऐसा फोर्स जो अर्थ एक्सर्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। अब ये फोर्स जनरल सी बात है, रिपल्सिव नहीं होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, बाय अर्थ। लेकिन किस पे, ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा इसमें, इसका ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम्स। इसका होता है, एज ये फोर्स है तो इसका होगा न्यूटन, ठीक है, इसका होगा न्यूटन। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आएगा, क्या ये कांस्टेंट होते हैं, यस, ये कैसे होते हैं, कांस्टेंट। लेकिन इसमें थर्ड पॉइंट आएगा वेरीज। मतलब जैसी हाइट्स वगैरह के हिसाब से क्या होता है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से दूर जाएगा, वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के पास रहेगा, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, दूर जाएगा तो वेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स देखो इसे तैरते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल। क्या है बच्चों, फ्री फॉल, मुफ्त में गिरो। ऐसा है क्या, फ्री फॉल मतलब क्या मुफ्त में गिरो, नहीं।
फ्री फॉल मतलब होता है मुफ्त में गिरो, लेकिन मत गिरो, मुफ्त में मत गिरो। आप लोग का 10th बाकी है, ठीक है। फ्री फॉल है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे इसको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ओनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, only under influence of gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो उस दौरान वो जो जिस हिसाब से वो गिर रहा है उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। देखो फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, और ये गिर रहा है, ऐसा दिखा है ना आपको, ठीक है। ये मार्कर है, सॉरी जो भी राइटर पेन बोलेंगे इसको, स्टाइलस पेन बोलेंगे, ठीक है हमारा। तो ये ऐसा नीचे गिर रहा है, तो ये इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या अर्थ पे फ्री फॉल पॉसिबल है? अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर को निग्लेक्ट किया जाए तो उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर क्या करता है, अपवर्ड ड्रैग लगाता है ना, ऑब्जेक्ट को ऊपर ढकेलता है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचता है। तो टोटल इन्फ्लुएंस ग्रेविटी का नहीं है ना कहीं अपोजिशन फैक्टर है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, फ्री फॉल उसको नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर कंसिडर करें कि एटमॉस्फेयर को नेग्लेक्ट करते चलो, और मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू वैक्यूम, ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन चलो मान लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स सीख रहे हैं, मानना बहुत ज़्यादा पड़ता है हम लोग को यहाँ पे। तो लेट अस कंसिडर, हम लोग बोलेंगे चलो ठीक है एटमॉस्फेयर को निग्लेक्ट करते, तब होता है फ्री फॉल। तो इन केस कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर गिर रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बोले स्काई डाइवर्स है ना, ऊपर से कूद जाते हैं पैराशूट लेके, तो कुछ देर तक वो क्या करते हैं, फ्री फॉल करते हैं। प्योर फ्री फॉल तो नहीं करते हैं, लेकिन चलो ठीक है फ्री फॉल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर एयर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो हम लोग ऊपर ही तैरते हैं, है ना कहीं वहीं फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा तगड़ा हुए है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ 3 फॉर्मूलेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, देखो वेलोसिटी ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली है, तो फर्स्ट वैल्यू आता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का gt, ठीक है ना। ये फर्स्ट फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, देखो सेकंड फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, f इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एज u इज 0 t विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अभी सिर्फ क्या बचता है, ये हाफ, एक ए तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हम इसको जी कर देंगे, जी टी स्क्वायर। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 9th में आप लोग को था ना किनेमेटिकल इक्वेशंस, तो उसी के बेसिस पे ये चीज़ बनी है। उसके बाद में देखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मान लेते हैं हम लोग को एक्सेलरेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, तब वेलोसिटी ढूंढने का बोला है, तो कैसे लिखेंगे 2gs, है ना, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको 2gs, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। ये 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स, आउट ऑफ के करीब मार्क्स दिला सकते हैं। नो डाउट आउट ऑफ कोई भी ले सकता है, न्यूमेरिकल्स हमने स्किप भी कर दिए तो भी, लेकिन ठीक है ना, अगर समझो एक्स्ट्रा भी करने हैं, बताना है, अपनी इंटेलिजेंस का शो ऑफ करना है, तो थोड़ा सा तुम लोग ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूलेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे कुछ लास्ट में के कॉन्सेप्ट है जो देख लेते हैं हम लोग। एस्केप वेलोसिटी, क्या देखते हैं बच्चों, एस्केप वेलोसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी मतलब ये क्या होता है यार, एस्केप वेलोसिटी मतलब ये ऐसी वेलोसिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से एस्केप करने में हेल्प करे, अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से छूटने में हेल्प करेंगे। तो द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। क्या वो लिखेंगे हम इसको? द वेलोसिटी है ना, रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, है ना। मतलब ये वो वेलोसिटी होगी जो अर्थ को किसी प्लैनेट ऑब्जेक्ट को हमारी अर्थ से या किसी भी प्लैनेट से, प्लैनेट की ग्रेविटेशनल चंगुल से दूर निकाल सके, मतलब निकल सके ऑब्जेक्ट। नहीं तो अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट बाहर जाते है वो पीछे खींचती है, अरे ये भाग रहा है, फिर अर्थ पीछे खींच रहा है, भाग रहा है ऑब्जेक्ट, फिर पीछे खींच रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग को तो खींच कर रखा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को, मान लो मुझको मन कर रहा है मार्स घूम के आने का, है ना, मान लेते हैं मैं मार्स पे जाना चाहता हूँ, मेरे को मार्स देखना है, छुट्टियाँ बिताने चाहता हूँ मेरी, लेकिन पहले तो मेरे को कौन रोकेगा मार्स पे जाने से? नहीं बच्चा, हमारी प्रकृति माता, ठीक है, क्या बोलेंगे? नहीं बच्चा, यू कैन नॉट गो, है ना, मैं तुझको नहीं जाने दूंगी। तो वो क्या करेगी? ग्रेविटेशनल पास फेंकेगी मेरे ऊपर, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से क्या करेगी, मेरे को अपने पास वापस खींचेगी, मेरे ऑब्जेक्ट को। मेरा ऑब्जेक्ट मतलब कौन है? मेरा जो स्पेस शटल है वो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, ठीक है। वो स्पेस शटल को क्या करेगी? पीछे खींचेगी। मेरा स्पेस शटल बोले नहीं मेरे को जाने का, ठीक है, वो क्या रहा है? पीछे खींचेगी ग्रेविटेशन। लेकिन मेरे स्पेस शटल ने क्या किया? इतना थ्रस्ट लगाया कि वो अर्थ से उड़न छू हो गया, अप वे ऐसा निकला, ठीक है। तो एस्केप हो गया मैं अर्थ के चंगुल से। अभी वापस जब अर्थ पे आऊँगा मैं, तब बहुत धोएगी प्रकृति माता मेरे को, लेकिन वो चलो ठीक है, मम्मी की मार खा भी लेंगे, है ना, लेकिन एक्सप्लोरेशन तो बनता है ना। तो मैं गया मार्स पे, है ना। तो मार्स पर जाने से पहले मेरे को एक वेलोसिटी मेरे को एक वेलोसिटी की ज़रूरत थी, है ना, जो मेरे ऑब्जेक्ट में या फिर मेरा थ्रस्टर जो था, जो अपने रॉकेट्स के जो थ्रस्टर थे, जो स्पेस शटल के थ्रस्टर थे, वहाँ पे ज़रूरी था वो फोर्स, और वो थ्रस्टर हमको एक वेलोसिटी दे रहे थे, एक अपोजिट फोर्स लगा रहे थे, जिससे हमको मिल रही थी वेलोसिटी। और वो ही वेलोसिटी जो थी जिसकी वजह से मैं ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद हो पाया, इसी को क्या बोला जाएगा? एस्केप वेलोसिटी। और इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये लिख लेते हैं हम लोग, VESC, क्या? V escape is equals to √2gm by r, है ना। वैल्यूज लगा सकते हो, आप लोग को मिल जाएगा। क्या होता है ये? V is equals to √2gm by r। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में दिया रहा ना, तो VESC इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? अगर इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में दिया तो इसका आंसर आएगा √GR, है ना, √2GR, सॉरी GR लिख दिया मैंने, 2GR। ठीक है, तो ये हमारा होता है एस्केप वेलोसिटी। अगर आपको समझा है ये चैप्टर अच्छे से तो बताएं ज़रूर, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा याद रखें, ये चैप्टर 3 मार्क का क्यों ना हो भले, लेकिन 3 मार्क्स से कोई पास हो सकता है और कोई फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यही 3 मार्क्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं हमारे लिए भी, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप लोग को ये स्किप भी करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को क्या है, अल्टरनेट दूसरे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। कैसे पढ़ने पड़ेंगे? एकदम मतलब अच्छे से, है ना, क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, जब जाके आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा जिसको इंटरेस्ट है ना, ऐसे इमेजिनेटिव चीज़ें दिमाग में फिरती है ना, तो वो लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर को भी अच्छे से करें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ें। मैं बोलूँगा फिर इसमें केपलर्स के 3 लॉ ना, वो बड़ा मतलब माशाअल्लाह बोलेंगे उसको, ज़बरदस्त, है ना, वो अच्छे से कर लें। उसका जो डायग्राम है ठीक से करें, और उसके बाद ये जो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन है और उसका फॉर्मूला है वो ठीक से कर लें, ठीक है।
फिर अपन ने जो 3 फॉर्मूलेस डिस्कस किए वो थोड़ा सा नज़र मार ले उसके ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट केपलर्स के 3 लॉ करके रखें, ठीक है। अगर ये चीज़ें करके रखोगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करके रखोगे, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी वो भी करके रखोगे, तो आप लोग को ये चैप्टर में 3 में से 3 आराम से मिलेंगे। ठंड पकैया है ना, आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम भी किसी और डिस्कशन में। तब तक के लिए रेलगाड़ी, जय हिंद।